ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार कैबिनेट की अंतिम संभावित बैठक की। अंतिम इसलिए क्योंकि कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और आचार संहिता लागू हो सकती है। तो बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट की अहम बैठक है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले यह बैठक हो रही है और इसी हफ्ते हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू भी हो सकती है। तो सरकार के इस कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक होने की संभावना है। ये बिहार कैबिनेट की आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लग सकता है मोहर। लेकिन इससे पहले ही सीएम नीतीश ने महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी की और आज 25 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए डीबीटी के जरिए। और इसी योजना के तहत इससे पहले भी एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। ये कोई अकेली योजना नहीं है। दरअसल बिहार सरकार ने अलग अलग वर्गों के लिए लगातार योजनाएं चलाई हैं। राज्य की महिलाएं, युवा, छात्र, किसान सभी को इन योजनाओं का लगातार लाभ मिल रहा है। बिहार सरकार इन सभी योजनाओं पर साथ साथ अमल भी कर रही है। योजनाओं की घोषणा होती है और उसके साथ योजनाएं लागू भी कर दी जाती हैं और लोगों को लाभ मिलने लगते हैं। बिहार में एनडीए सरकार के 20 सालों में राज्य को, लोगों को और वहां के अलग अलग वर्गों को योजनाओं का फायदा मिलता रहा है। और उसी कड़ी में आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पैसे ट्रांसफर किए। और क्या कुछ इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा, आइए देख लेते हैं। आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही है। यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाए। तो बिहार की 1 करोड़ महिलाओं के खाते में चले गए 10-10 हजार रुपए। बाकी योजनाओं का जिस तरह लाभ मिल रहा है उसी तरह इस योजना का भी लाभ मिल गया। तो बिहार की लाभार्थी महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि पहले उनके पास कोई रोजगार था नहीं। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद भी किया। हम सिलाई के ट्रेनिंग करने रहिए। सिलाई के ट्रेनिंग से ने हमरा 10,000 आइ मुख्यमंत्री योजना में हमरा 10,000 रुपया मिलले। हम ओइसे बहुत खुश छियै और चाहे छियै जे एकटा मशीन खरीद के और सिलाई करबै जे आर्थिक स्थिति हमर दूर हेतै, रुपया बचतै तो हम बाल बच्चा का बढ़िया स्कूल में बढ़िया शिक्षा देबै। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे ना तो कोई रोजगार था, घर के अलावा कोई काम ही नहीं था। अब मुझे एक उम्मीद जगा है जो मैं इससे कुछ कर पाऊंगी, कुछ अपने लिए। मैं भी सिलाई भी करती हूँ और स्टेशनरी सामान भी रखने का कोशिश करूंगी। इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था जीविका के बारे में। हमको कोई दीदी ने बताई कि जीविका के बारे में कि उसमें क्या करना है, क्या करना पड़ता है। तब हम उसमें जुड़ गए। जुड़ने के बाद सरकार की तरफ से हमको 10,000 का लाभ मिला। तो अब हम सोचते हैं कि आगे का बिजनेस करने के लिए कुछ। सबरी समूह के सदस्य छियै। सरकार तरफ से 10,000 रुपया मिल रहा है। मेरे खाते में 10,000 रुपया आया है। इससे पहले मैं कोई काम काज नहीं करती थी, बैठी रहती थी। मैं जीविका से जुड़कर जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे पैसा मिला है। इससे मैं काम आगे रोजगार बढ़ाऊंगी। मेरे नाम है सोनी देवी, कंचन जीविका से जुड़े हूँ। मेरे खाता में 10,000 रुपया गिरा। इससे पहले कुछ नहीं कर सकते हूँ। जब आए मेरे खाता में पैसा उससे हम बकरी पालन करेंगे। बकरी पालन करके उससे हम बच्चा को शिक्षा देंगे, परिवार को अच्छा से बढ़ाएंगे। उससे आगे भी पैसा आएंगे तो उससे आगे भी बिजनेस चालू करेंगे। नीतीश भैया और मोदी भैया से धन्यवाद है। धन्यवाद दे रही है महिलाएं। चेहरे पर खुशी है क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार चले गए। मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। मधुरेश, हमने बिहार की महिलाओं के चेहरे पर वो खुशी देखी, इसी के साथ 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल गए। ना सिर्फ योजनाओं की घोषणा हुई बल्कि पैसे मिल भी गए।
इस योजना का पहला चरण पूरा मान लिया जाए, इन 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलने के साथ ही? नहीं, अभी चरण ये पहला पूरा नहीं हुआ। अभी लाइन में बहुत सारी महिलाएं हैं, लगातार फॉर्म आ रहे हैं। महिलाएं अच्छा। आत्मनिर्भर बनने के लिए जो मौका मिला है उसका पूरा फायदा उठाना चाहती हैं। अभी 1 करोड़ महिलाओं को ये पैसा मिल चुका है स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए। अभी बताया जा रहा है कि 25,000 और महिलाएं हैं जो कि एलिजिबिलिटी के लिए अपना फॉर्म भर चुकी हैं, जिसमें 15,000 जो महिलाएं हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हैं, उनके फॉर्म की स्क्रूटनी की जा चुकी है। और इसके अलावा 10,000 और ऐसी महिलाएं हैं जिनके फॉर्म की स्क्रूटनी की जा रही है, वो एलिजिबल है कि नहीं। अगर वो भी एलिजिबल पाई जाती हैं तो 25,000 महिलाएं और ऐसी इस कड़ी में जुड़ जाएंगी जो आत्मनिर्भर बनने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जुड़ेंगी और उनको भी 10,000 रुपए दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी आबादी है। आप समझ सकते हैं बिहार ऐसे राज्य के लिए जहां पुरुष जो है, एक वक्त था कि जब महिलाएं घर में रहती थी और पुरुष जो है वो राज्य में काम नहीं मिलता था, दूसरे राज्य जाना पड़ता था। आज स्थिति ये हो गई है, पुरुषों को बड़ी संख्या में ऐसे पुरुष हैं जो उनको राज्य में ही काम मिल रहा है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। और अब आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है महिलाओं की जो आत्मनिर्भर बनने के लिए, सबल बनने के लिए आगे बढ़ रही हैं। और ये सिर्फ इसको 10,000 रुपए के रूप में ना देखा जाए, इसे इस रूप में देखा जाए कि एक महिला के आगे बढ़ने से एक उसका पूरा परिवार आगे बढ़ रहा है, उसके साथ जुड़े हुए 5-6 जो परिवार के सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। महिला के आगे बढ़ने से उसके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बच्चे बेहतर पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि जब घर में आमदनी होगा तो ही आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के बारे में सोच पाएंगे, बेहतर उनको भोजन देंगे, तो जो कुपोषण की समस्या है वो दूर होगी। इसके अलावा जितने ओवरऑल डेवलपमेंट होते हैं वो सब बिहार में इन महिलाओं के माध्यम से एक वक्त ऐसा आएगा जब आप पूरा होता हुआ देखेंगे। जी बिल्कुल। मधुरेश, एक बात और कि आज जो वहां पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है, किन किन बड़े फैसलों पर मुहर लग सकता है? इसलिए क्योंकि लगातार जो नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की सरकार है, वो पिछले दिनों भी बड़े बड़े फैसले ले चुकी है, कई बड़े योजनाओं की घोषणा कर चुकी है, उसको लागू कर चुकी है, लोगों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। और कौन कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं? क्योंकि जब भी नीतीश कुमार की कैबिनेट, नीतीश कुमार की सरकार, बिहार सरकार जब वहां फैसला लेती है तो उधर दूसरे खेमे में हलचल मच जाती है कि हमने जो जो सोचा था, जो जो बोला था, वो तो सारा कुछ ये हमारा आइडिया ले रहे हैं और लागू कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, जो बैठक है वो अभी 4 बजे के आसपास से शुरू होनी है। बैठक शाम को 4 बजे बुलाई गई है। इसके बाद जो ब्रीफिंग है वो 5 बजे रखी गई है। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार पथ निर्माण विभाग, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग, भू एवं राजस्व विभाग और इसके अलावा अन्य कई विभाग के जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं उस पे आज मुहर लग सकती है। इसमें नगर विकास विभाग का भी एजेंडा शामिल है, जिसमें जो सड़कें वगैरह के डेवलपमेंट और सीवर डेवलपमेंट के लिए जो बातें छूट गई थी उसका जल्द ही हो सकता है कि समाधान होता हुआ हमें दिखे, क्योंकि आज उन एजेंडों पे मुहर लग सकती है। इसके अलावा समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार और विपक्ष को सरप्राइज दे सकते हैं, जिसको सरप्राइज सर्जिकल स्ट्राइक ये जो कुछ पिछले समय से चल रहा है वो एक बार फिर से हो सकता है। नीतीश कुमार फिर से झटका दे सकते हैं और विपक्ष जो एक लंबे समय से विपक्ष में ही बैठा हुआ है, 2 दशक से वो विपक्ष में ही बैठा हुआ है और वो एक बार फिर से वो बेचैन होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो काफी मतलब 4 से 5 दिनों में उसकी घोषणा हो सकती है। और इस लिहाज से भी आने वाला जो 4 से 5 दिन है बिहार के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो आज देर रात 10 बजे के आसपास बिहार पहुंच रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ और कल पहली सुबह 9-10 बजे के आसपास से एक बैठक करेंगे, जिसमें जो बिहार की मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज है वो शामिल होंगी। उसके बाद जो सेकंड हाफ की जो मीटिंग है जो कि 2 बजे के लगभग से रखी गई है, तो उस सेकंड हाफ की जो मीटिंग होगी उसमें प्रशासनिक अधिकारी और इसके अलावा चुनाव कंडक्ट कराने से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो उसमें शामिल होंगे। जी
मधुरेश, वैसे तो देखिए अभी तकनीकी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो कैबिनेट बैठक है यही आखिरी बैठक है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि जैसा आप बता रहे हैं कि चुनाव आयुक्त वहां पर पहुंचने वाले हैं, कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। तो मोटे तौर पर यह समझा जाए कि आज की जो ये अहम कैबिनेट बैठक है ये मौजूदा कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक हो सकती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी समझा जा रहा है कि चुनाव आयुक्त जो है वो 2 दिनों तक बिहार में है, मतलब 4 और 5 तारीख तक वो बिहार में है। 6 तारीख को दिल्ली जब वो पहुंचेंगे तो उसके बाद 1 से 2 दिनों में कभी भी इस बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। और उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि सिर्फ इसीलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो कब कराए जाएंगे, वो इस मायने में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव आयुक्त यहाँ जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी उसका भी एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। जैसा हमें सूत्रों से पता चला, एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि जो फाइनल लिस्ट आया है क्या उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, उसमें कोई कंप्लेंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट आया था वो आयोग की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी दी गई है, जो जिला अधिकारी हैं उनके कार्यालय में भी सौंपी गई है। तो अभी तक कोई उसमें कंप्लेंट तो फिलहाल अभी हमारे संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन चुनाव आयोग चूंकि आ रहे हैं तो वो उस पर भी एक ओवरव्यू लेंगे। और इसके बाद जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया, चुनाव कंडक्ट कराने की पूरी प्रक्रिया है उसकी भी समीक्षा करेंगे कि हम चुनाव कराने के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि पूरे चुनाव की वेबकास्टिंग से लेकर के ईवीएम डिस्पैच तक का जो मसौदा है वो लगभग तैयार हो चुका है और अब जो है उसको फाइनलाइज करना बाकी। अगर अटकलों की बात करें, क्या अटकल लगाए जा रहे हैं कि छठ पूजा के तुरंत बाद पहले चरण का मतदान हो सकता है? क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि 22 नवंबर, शायद 22 नवंबर तक विधानसभा का गठन कर देना है, नए विधानसभा का। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 22 नवंबर से पहले विधानसभा का गठन कर देना है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि छठ के बाद पहले चरण का मतदान कराया जा सकता है। और इसके पीछे एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो प्रवासी लोग हैं जो दूसरे राज्यों में बिहार के रहते हैं वो छठ पर बिहार लौटेंगे और ऐसे में समझा जा रहा है कि वो इस जो लोकतंत्र, एक बार छठ के महापर्व में शामिल होकर के लोकतंत्र के महापर्व में भी शामिल हो सके, इसलिए उस ड्यूरेशन को छठ के आसपास रखने की कोशिश की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो बिहार के प्रवासी लोग हैं वो भी इस लोकतंत्र प्रक्रिया में शामिल हो सके। इसके अलावा एक चीज और कही जा रही है कि आमतौर पे अगर हम पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव को देखें तो ज्यादातर जो चुनाव है वो 4 से 5 चरणों में कंडक्ट कराई गई थी, लेकिन एक अटकल इस बार ये भी लगाई जा रही है कि इस बार का जो चुनाव है वो 2 से 3 चरण में ही कंडक्ट कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जरा वक्त कम बचता है चुनाव आयोग के पास में, और एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में कम से कम 3 से 4 दिन का गैप देने से ये होता है कि चुनाव आयोग को भी जो मतदान कंडक्ट कराने में थोड़ी आसानी होती है और जो पोलिंग पार्टीज होती है उसको मोबिलाइज कराने में भी थोड़ी जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी स्मूथ होती है। तो इसलिए समझा जा रहा है कि 2 से 3 चरण में इस बार मतदान कराया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा मधुरेश, जैसे देखिए सरकार के खेमे में तो ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं, एनडीए की तरफ से तमाम गतिविधियां चल रही हैं, विपक्ष की तरफ से हमने देखा कि बीच में काफी, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा, ये तमाम चीजें चली। इन दिनों विपक्ष क्या कर रहा है? क्या विपक्ष की तरफ में भी हलचल है या फिर नीतीश कुमार जिस तरह फैसले ले रहे हैं बस उसी पर प्रतिक्रिया और उसी पर हलचल है? देखिए, विपक्ष जब एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे जल्दी से कि जून में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था एसआईआर को लेकर के कि वोट लोगों के काटे जा रहे हैं, आपको अधिकार से वंचित किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति यह है कि विपक्ष को यह साफ दिख रहा है कि इस मुद्दे पर उसे माइलेज नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है वो फिर से पुराने जो उसके एजेंडे थे, विकास का, पढ़ाई का, स्वास्थ्य का वगैरह, उसके अलावा जो कुछ भी थे, तो वो उस पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और विपक्ष एक बार फिर से उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहा है। एक बार राहुल गांधी यात्रा निकाल करके गए, फिर तेजस्वी अपनी अलग से यात्रा निकाल रहे थे, उसमें भी वो लगातार इन्हीं सब एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं। इस बार प्रशांत किशोर भी बहुत मुस्तैदी के साथ में फील्ड में लगे हुए हैं और बड़े दावे भी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भी जो लगातार यात्राएं कर रहे हैं वो रिवर्स माइग्रेशन को मुद्दा बना रहे हैं, इसके साथ बिहार में जो विकास है उसको मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जो वर्तमान सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके काम को अगर आप देखेंगे तो उसके सामने जो मुद्दे हैं
वो जरा विपक्ष के छोटे आपको दिखेंगे, क्योंकि जो नीतीश सरकार ने पिछले जो 2 दशक है उसमें विकास में बड़ा काम किया है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई है। बिहार में 2 एम्स खुल चुके हैं। इसके अलावा पीएमसीएच का बड़े स्तर पर निर्माण हो रहा है, जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। इसके अलावा अगर रोजगार के मुद्दे पे बात जाहिर सी बात है कि विकास, रोजगार, ये तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन इन मुद्दों के बीच कुछ और भी मुद्दे जो हैं वो लाने की कोशिश तो होती रहेगी। देखना होगा कि बिहार की जनता किन मुद्दों को ऊपर रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।